साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को देख रहे हैं। इसी के तहत हम लोग ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसके जीएस पेपर 1 से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से 6 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संस्कृति की बहुलता और विविधता जो है पूरी दुनिया में स्पष्ट है, क्योंकि भारत में संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराओं, प्रदर्शन कलाओं, संस्कारों एवं अनुष्ठानों, भाषाओं एवं बोलियों, चित्र एवं लेखन, भवन, मंदिर, स्तूप आदि का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसे मानवता की अमूर्त व मूर्त, ठीक है, अमूर्त व मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व होता है और ये सांस्कृतिक ज्ञान के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें कई तरीके संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन कई तरीकों में से कुछ तरीके यहाँ पर हम लोग देखें। देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने की एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संस्थानों, समूहों, व्यक्तियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं शोधकर्ता, बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने, सुरक्षित एवं संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने जैसी परियोजनाओं एवं गतिविधियों में उत्साह के साथ शामिल हो सकें या सम्मिलित हो सकें। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को सफलतापूर्वक शामिल कराया है। जो सबसे लेटेस्ट शामिल हुआ है इसमें वो कौन सा है? 2021 में दुर्गा पूजा को इसमें शामिल कराया गया है। इसके अतिरिक्त आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भारत के कुल 40 धरोहर स्थल जो है वो शामिल हैं, 40 शामिल हैं, जिसमें से 32 जो हैं आपके 32 जो हैं जिसमें से 32 जो हैं ये सांस्कृतिक स्थल हैं और आपके 7 जो हैं प्राकृतिक हैं और एक जो है मिश्रित है, सांस्कृतिक प्लस प्राकृतिक है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इसके साथ ही भारत की अमूर्त विरासत की राष्ट्रीय सूची इसकी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों के विविध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चौथा पॉइंट है, विरासत स्थलों, स्मारकों, खंडहरों को विकसित करने और उन्हें पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए 27 सितंबर 2017 में एक विरासत अपनाएं योजना शुरू की गई। परियोजना का उद्देश्य नियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से पर्यटन संभावना और विरासत के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है। पांचवा पॉइंट है, भवन एवं स्थापत्य विरासत लोगों में जागरूकता के अभाव तथा प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन कारण दुष्प्रभावित हो रहा है, जिसे प्रशासनिक संवेदनशीलता, जागरूकता के प्रसार व वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। भारतीय पारंपरिक कला एवं शिल्प को पूरे भारत में सदियों से विभिन्न शिल्प संघों द्वारा विकसित किया गया है। यद्यपि वे सदियों से देश की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करती रही हैं, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी एवं शिल्प संघों का इससे क्रमिक अलगाव देश की सांस्कृतिक जीवंतता को प्रभावित करेगा। इसलिए इनके संरक्षण के लिए नए तरीकों की ज़रूरत है। कुछ अन्य पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा इसके संबंध में, उससे भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 51 AF में 51 AF क्या कहता है? समग्र संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और इसे संरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वहीं दूसरा पॉइंट, भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु 2022-26 चक्र के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। ये फैक्ट। तीसरा फैक्ट, भारत ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर एक स्पष्ट विजन तैयार किया है, जिसमें निम्न क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। कौन कौन सा? पहला, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। दूसरा, अमूर्त विरासत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। तीसरा, अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चर्चा कीजिए। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का नाम राज्य सचिव एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कम शब्दों में ही लिखना है। इस अधिनियम
ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में माना। इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में माना। इसे भारत में उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। इस अधिनियम को यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खारिज कर दिया, लेकिन एनी बेसेंट ने इसे भारत के विकास के लिए योग्य करार दिया। निम्नलिखित प्रावधानों के कारण भारत के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कौन कौन सा? पहला, केंद्रीय और प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति का विभाजन कर दिया गया। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और विषय तथा हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। चौथा पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों को तथा भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला छठा पॉइंट है, संपत्ति कर देने और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। सातवां, पहली बार इस अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई। आठवां, मांटेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। नौवां, इस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान था। तो भारत में इस सुधार का उद्देश्य लोगों में व्याप्त असंतोष था, जिस पर सरकार ने उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग कर भारत में तनावपूर्ण वातावरण को कुछ समय के लिए शांत कर दिया था। इस प्रकार इस अधिनियम में भारतीयों के प्रतिनिधित्व, विधायी संस्थाओं के विकास व शक्ति के वितरण की व्यवस्था की गई, जिसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। हालांकि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अपने राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ण करने तक सीमित था। अगला प्रश्न देखते हैं, नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच वैचारिक मतभेदों पर प्रकाश डालिए। देखिए, उदारवादी चरण जो है आपका 1885 से 1905 तक चलता है। उदारवादी चरण, इस चरण में कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। धीरे धीरे एक नए वर्ग का उदय होता है जो उदारवादी नीतियों से सहमत नहीं था, बल्कि वह आक्रामक नीतियों में विश्वास करता था। उनके आक्रामक रुख के कारण इस समूह को चरमपंथी या गर्म दल कहा जाता था। यद्यपि दोनों समूहों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना था, परंतु इसके लिए उन्होंने अलग अलग राजनीतिक तरीकों को अपनाया। उनके मतभेदों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 के सत्र में 2 अलग अलग गुटों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, सूरत में 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है। देखिए, उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच जो वैचारिक मतभेद था वो उन मतभेदों को देखें तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं नरमपंथियों के बारे में। नरमपंथियों को मानना था कि ब्रिटिश शासक भारतीय जनता के दुखों से अनजान थे। यदि एक बार उन्हें अवगत करा दिया जाए तो वे जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जबकि गर्मपंथियों का मानना था कि चरमपंथियों का दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजों के मन में भारतीय लोगों का कोई हित नहीं था। यह प्लेग या अकाल के दौरान अधिकारियों की नीरस प्रतिक्रिया से स्पष्ट था। दूसरा, नरमपंथी जन आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे तथा इनका सारा प्रयास शहरों और सम्रांत वर्ग तक सीमित था, जबकि गर्मपंथी पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। इसके लिए जन आंदोलन में भी विश्वास ये रखते थे। अगला है, नरमपंथियों को जमींदारों और कुलीन वर्ग का समर्थन प्राप्त था, जबकि गर्मपंथियों को शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का समर्थन प्राप्त था। वहीं नरमपंथियों ने अपने संघर्ष के दौरान प्रार्थना, याचिका और परोपकार के मार्ग को अपनाया और संवैधानिक साधनों तक सीमित थे। वहीं चरमपंथी अपने दृष्टिकोण के मामले में कट्टरपंथी और उग्रवादी तरीकों में विश्वास करते थे। नरमपंथियों के उदाहरण के तौर पर जो नेता थे उसमें दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम इत्यादि आते थे, जबकि गर्मपंथियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि आते थे। यह कहा जा सकता है इस प्रकार से कि नरमपंथी कांग्रेस और राष्ट्र के मस्तिष्क, यह कहा जा सकता है कि नरमपंथी जो है कांग्रेस और राष्ट्र के मस्तिष्क और गर्मपंथी राष्ट्र के हृदय थे। तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए दोनों की एकीकृत कार्रवाई नितांत आवश्यक थी। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय दलों ने अपनी स्थापना के समय अपने उद्देश्य से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय दलों के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय दल प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय है। आप इस लाइन को नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं इसको। हम अपना प्रश्न उत्तर जो है यहाँ चालू कर सकते हैं। क्षेत्रीय दल का अर्थ है एक ऐसी पार्टी से जो आमतौर पर एक राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में सीमित चुनावी आधार के साथ संचालित होती है। एक तरफ राष्ट्रीय दल पूरे देश के व्यापक हितों की बात करता है, वहीं क्षेत्रीय दल एक विशेष क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह
आमतौर पर राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। जो क्षेत्रीय दल होता है, राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करने की इनका कोई योजना नहीं होती है। यह भारत में अधिक से अधिक राजनीतिक वर्चस्व की इच्छा रखता है। भारत में राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों की संख्या ज़्यादा है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का शासन भी है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम इत्यादि में। देखिए, स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय दलों के जन्म के कई सारे कारक थे। इनके जन्म के कई सारे कारक थे और उन कारकों ने ही जो है इनकी भूमिका को भारतीय राजनीति में काफ़ी बढ़ाया है। पहला, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी भौगोलिक संरचना में अंतर है। भारत में बहुभाषी, बहुधार्मिक और उपजातियों के लोगों का निवास है। भारत में क्षेत्रीय दलों का जन्म व विकास राष्ट्रों की स्वायत्तता की मांग का विकास, जातीयता व धर्म की भावना आदि के कारण ही हुआ। अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से ही क्षेत्रीय दलों जैसे कि द्रविड़ मुनेत्र कंडगम, DMK, अन्ना DMK, तेलुगु देशम, असम गण परिषद और अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद 1967 से लगातार कांग्रेस पार्टी कमजोर होती गई और क्षेत्रीय दलों का उदय एवं प्रसार हुआ। साथ ही जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई के कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन ने भी क्षेत्रीय दलों के विकास को आधार प्रदान किया। भारत में जातिवाद, अत्यधिक भाषा, आर्थिक कारण व अन्य के कारण लोगों का विकास न होने से क्षेत्रवाद व क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ, जैसे कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि। इसके अतिरिक्त सन 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात क्षेत्रीय आर्थिक विसंगतता उत्पन्न हुई, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि बीमारू राज्य का उदय हुआ, जिसने क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा दिया। वहीं अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक रूप से केंद्रीकरण के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम है, क्योंकि अब क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति राष्ट्रीय पार्टी उदासीन नहीं रह सकती है। उन्हें इनकी समस्याओं के प्रति जागरूक रहने के लिए विवश कर दिया गया। तो एक प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों के होने से जो है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो केंद्र में सरकार है, उन पर एक प्रकार का दबाव होता है जन कल्याण करने का। उपरोक्त कारणों ने क्षेत्रीय दलों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इनके उद्देश्यों को नियंत्रण करना भी आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक क्षेत्रवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। इसमें एक समन्वय होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, अनसुलझे मुद्दों और आर्थिक मंदी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, स्पष्ट करें। ये कहा जा रहा है, कथन है कि अनसुलझे मुद्दों और आर्थिक मंदी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसे स्पष्ट करना है इस बात को। तो देखिए, इतिहासकार सर जॉन कीगन ने लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पहले से चली आ रही अस्थिरता व द्वेष भावना थी, जैसे वायसराय की संधि की कठोरता, वचन विमुखता, आर्थिक मंदी, तानाशाही की राजनीति, तुष्टीकरण की नीति, सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिरावट, जिसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध जो है पहले की अपेक्षा अधिक विनाशकारी था। मतलब पहले प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा अधिक विनाशकारी था। इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे, उनके कारणों में देखें तो पहला है अनसुलझी समस्याएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साय संधि में विद्यमान था। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में यह संधि की गई थी। वर्साय संधि का प्रारूप विचित्र राष्ट्रों द्वारा तैयार किया गया था। जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र को कड़वे घूंट पीकर इस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। यद्यपि जर्मनी ने इसका विरोध किया था, किंतु विजित राष्ट्रों के समक्ष वह पंगु हो गया था। जर्मनी को अपने सभी उपनिवेशों से वंचित कर दिया गया। दूसरा, हथियारबंदी अर्थात शस्त्रों को कम किया जाए, इसकी योजना तैयार करने का दायित्व राष्ट्रसंघ को दिया गया, किंतु इस क्षेत्र में यह असफल रहा था। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रसंघ की भ्रामक शक्तियों और सदस्य राष्ट्रों में सहयोग का अभाव द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण व तटस्थता की नीति का पालन किया, जबकि शांति बनाए रखने के लिए छोटे राष्ट्रों व बड़े देशों के बीच समन्वय की स्थापना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक संकट, 1920 के दशक में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। इस आर्थिक मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, जिससे बैंक बंद होने लगे, महंगाई व बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हुई, फलस्वरूप जीवन निर्वाह अत्यंत कठिन हो गया था। ऐसी स्थिति में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आक्रामक हो जाते हैं और एक चमत्कारी राजनेता की तलाश करने लगते हैं। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद इसके उदाहरण हैं।
जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद की सरकार में, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर दो नए देश सोवियत संघ और अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। यूरोपीय युग का अंत हो गया। अब एक नए युग, परमाणु युग में शीत युद्ध अस्तित्व में आया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पारिवारिक संरचना पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करें। देखिए उत्तर देखिए, पहले समझ लेते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृतियों के वैश्विक एकीकरण से है। वैश्वीकरण का तात्पर्य जो है सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृतियों के वैश्विक एकीकरण से है। चूँकि परिवर्तन जो है किसी भी समाज की मूल विशेषता है, अतः भारतीय समाज भी विभिन्न कालखंडों में विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर परिवर्तनशील रहा है। वैश्वीकरण के कारण भारत की पारिवारिक संरचना में बहुआयामी परिवर्तन आए हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण आयाम है। पहला है परिवार के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन, दूसरा है पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। तो पहले बात करते हैं परिवार के आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन की। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी अवधारणाएं उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारत में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ जो लिंग भेद से मुक्त था। इसलिए महिला, पुरुष, बच्चों, वृद्धों सभी के लिए आय के स्रोत उत्पन्न हुए, जिससे स्वतंत्र भारत को प्रोत्साहन मिला। देखिए इसमें होता क्या है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला इस वैश्वीकरण से। ठीक है। दूसरी ओर जहां महिलाएं शिक्षित एवं कुशल नहीं थी, उनकी पति पर निर्भरता और अधिक बढ़ी। तीसरा, युवा रोजगार एवं शैक्षिक अवसरों की तलाश में शहरों की तरफ आकर्षित हुए। और चौथा है, बाजार द्वारा ऋण आदि क्षेत्रों में परिवारों की भूमिका नगण्य हो गई। वैश्वीकरण का दूसरा जो हम बात कर रहे थे जो आयाम की, तो उसमें दूसरा है वैश्वीकरण का पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव। रोजगार एवं शैक्षिक अवसरों की तलाश में प्रायः लोग अपने घरों परिवार से दूर जाने लगे, जिससे लोगों का पारिवारिक संपर्क कम होने लगा तथा संबंधों में गिरावट आई। दूसरा, युवा वर्ग द्वारा शहरों में अपने पसंद से विवाह करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई तथा लिव इन रिलेशनशिप जैसे नए संबंध सामने आए। अगला है तीसरा पॉइंट, लिंग भेद मुक्त रोजगार के अवसरों ने महिलाओं की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता को कम किया, जिससे परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। लैंगिक समानता दृष्टि से अगला पॉइंट है, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि तथा उपभोक्तावाद की वजह तलाक देने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा विवाह संस्था के स्वरूप में परिवर्तन। अब विवाह अस्थायी हो गए। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के बीच भौतिक दूरी तथा उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलने लगे। अगला पॉइंट, एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति से वृद्धों के देखभाल की चुनौती उत्पन्न हुई। परिवार के स्त्री पुरुष सदस्यों द्वारा अपने काम में अधिक व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाने तथा पश्चिमी संस्कृति सोशल मीडिया के आकर्षण या प्रभाव के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे मुद्दे उभरे। वैश्वीकरण के भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव को नैतिक शिक्षा द्वारा नियंत्रित किया जाए तथा अपने संस्कृत के अच्छे मूल्यों, जैसे कि श्री अब्दुल कलाम के शब्दों में गुरुजन एवं माता पिता की भूमिका परिवार में अति महत्वपूर्ण होती है, का परीक्षण किया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।